तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका आज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और वीडियो क्योंकि 2-3 दिन नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। वीडियो लेट होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण है टॉपिक का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, बहुत ज़्यादा ठंडी होना, और मैं थोड़ा पर्सनल काम में भी बिजी था। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आप लोगों से। और मेरी कोशिश होगी कि अब मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ। पॉलिटी हमारी लगभग 80% कंप्लीट हो गई है, केवल 20% पॉलिटी हमारी बची हुई है, उसको भी हम लोग जल्दी से निपटा देंगे। 20% में हमारा जो मुख्य पार्ट है वो जितना राज्य व्यवस्था वगैरह में है, जैसे राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। बाकी फिर सारी ऐसी चीज़ें जो विविध में हैं, आपातकाल हुआ, फिर समितियाँ हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 75 to 80% पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, उसको आप लोग गौर रखें करेंगे तो फिर आपको बहुत आसान होगा। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात करें तो भारत में एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और उसके नीचे होता है उच्च न्यायालय, ठीक है, जो कि राज्यों के लेवल पर होता है। एक हो गया सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, केंद्र सरकार का होता है, मतलब केंद्र लेवल पर होता है। और उसके बाद हर राज्य सरकार में, राज्यों में एक एक उच्च न्यायालय होते हैं, लगभग दो राज्यों के एक न्यायालय भी हो सकते हैं। इस समय 25 हमारे पास उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, एक उच्चतम न्यायालय और 25 उच्च न्यायालय, और उनके नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है, जिसमें जिला कचहरी वगैरह ये सारे न्यायालय होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जिले लेवल पर होते हैं, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सबसे जो बड़ा हमारा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। अगर आप न्याय की अपील करना चाहते हैं कहीं पर, तो इससे बड़ा न्यायालय भारत लेवल पर कोई नहीं है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना होती है। किसके तहत? आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के तहत इसकी स्थापना होती है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। इसको याद रखिएगा आप लोग, इसकी स्थापना तो हो गई 26 तारीख को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लेकिन इसकी इसका जो उद्घाटन हुआ वो 2 दिन बाद हुआ, यानी कि 28 जनवरी 1950 को। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। कब पढ़ाया था ये मैंने? जब मैं आप लोगों को इस मतलब पॉलिटी की सीरीज का पहला वीडियो पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने बहुत सारे अधिनियम वगैरह पढ़ाए थे ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उसमें मैंने 1935 के अधिनियम के तहत बताया था कि 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। वो संघीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय ही है, लेकिन उस समय उसको क्या कहा जाता था? संघीय न्यायालय कहा जाता था, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कभी संघीय न्यायालय पूछे तो 1 अक्टूबर 1937 आंसर हो जाएगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछे तो 26 जनवरी 1950 और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हो जाएगा, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के समय था। भारत के जो उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हमारे संविधान के तहत हुई है, वो 26 जनवरी 1950 को और 28 जनवरी 1950 को हुई है, ठीक है। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो टोटल जो संख्या है इस समय वो है 34। देखिए समय समय पर बदलती रहती है, ये संसद के ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी संख्या को, उसके कोरम को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। इस समय हम बात करें तो 34 टोटल न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। एक जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे, ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है, जो कि इस समय कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ हैं, ऑनरेबल डी वाई चंद्रचूड़। और 33 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की बात करें तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखिए इसको आप यहीं पर क्लियर कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों का समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर हम राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं, हर राज्य में लगभग एक उच्च न्यायालय होता है, दो राज्यों में एक भी हो सकते हैं। टोटल कितने हैं? 25 है, मैं अभी बता चुका हूँ। और पूरे भारत लेवल पर एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो एक है ना। दोनों के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति करने का काम करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और त्यागपत्र भी कौन लेगा? राष्ट्रपति ही लेगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति कराएगा। दोनों न्यायाधीशों, जो 25 उच्च न्यायालय हैं इनके और ये सुप्रीम कोर्ट, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। लेकिन अगर शपथ दिलाने की जहां बात आएगी
तहाँ ये उच्चतम न्यायालय जो सबसे बड़ा वाला है, इसको शपथ दिलाने का काम करेगा राष्ट्रपति। और जो उच्च न्यायालय हैं, इनके जो न्यायाधीश होंगे, इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राज्यपाल। तो आपको एक चीज याद रखना है कि नियुक्ति देना और हटाना दोनों काम करेंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जहाँ शपथ दिलाने की बात आएगी, शपथ क्या है? नॉर्मल सी चीज है, कोरम पूरा करना है कि हाँ भैया, संविधान के सामने हाथ रख के कसम खा लिए कि हम अपनी मतलब अपनी इंटीग्रिटी को बरकरार रखेंगे। तो छोटा काम है, ठीक है। तो वो कौन करेंगे? उच्चतम जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनको राज्यपाल करा देंगे और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति कराएंगे, ठीक है। नियुक्ति देना और हटाने का काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। यानी कि नियुक्ति देना और त्यागपत्र देने का काम कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। अंतर कहाँ है? शपथ दिलाने में। उच्चतम न्यायालय वालों को राष्ट्रपति शपथ दिला रहे हैं और उच्च न्यायालय जो राज्य लेवल पर होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहीं पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श लिया जाएगा। अब देखिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति किसी जज की राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की बैठक होती है, ठीक है। उस कॉलेजियम के बैठक में 5 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये नाम भेजते हैं, रिकमेंडेशन भेजते हैं, ठीक है। 4-5 नाम भेज दिए कि ये नाम है, इनको हमको जज बनाना है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति होते हैं वो उस पे क्या करते हैं? मोहर लगा देते हैं कि हाँ, आपने 4 नाम भेजे हैं, तो ये 3 नाम या 2 नाम या चारों के चारों नाम इनको हम बना देते हैं न्यायाधीश, ठीक है। तो न्यायाधीश बनाने का काम कौन कर रहा है? नियुक्ति दे कौन रहा है? राष्ट्रपति दे रहा है। लेकिन कैसे दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम बैठ रही है, जिसमें कि 5 जज हैं, उनकी परामर्श से दे रहा है। वो यहाँ से नाम रिकमेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। 5 न्यायाधीश मिलकर, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश नाम भेज रहे हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उस पे मोहर लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करें कि क्या ऐसा सिस्टम पहले से चला आ रहा है, तो नहीं, पहले से ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले केवल सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो परामर्श देता था। जो मुख्य न्यायाधीश होता था अकेले, एक अकेले वो जो है बता बोल देता था कि इनको इनको न्यायाधीश बना दीजिए, और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक आदमी डिसीजन ले रहा है, हो सकता है अपने फेवर के लोगों का डिसीजन ले, अपने घर परिवार, अपने नात रिश्तेदार, अपने जानने वाले लोगों का फेवर लेने लगे। तो 1993 में क्या हुआ, 1993 में क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही निर्णय लिया कि ऐसा करेंगे अब हम कि केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं भेजेगा नाम का रिकमेंडेशन, 3 न्यायाधीश मिलकर भेजेंगे। जिन 3 न्यायाधीशों में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे जो वरिष्ठतम होंगे, ठीक है। जो भी मुख्य न्यायाधीश के बाद 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनकी कॉलेजियम बना दी जाएगी, वो 3 लोग मिलकर भेजेंगे। ये कब हुआ? 1993 में। यानी कि कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट कब आ रहा है? 1993 में कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इस पर भी काफ़ी उँगलियाँ उठी, सवाल उठे। तो फिर 1998 यानी कि 1998 में क्या हुआ? देख रहे हैं, 3 को ही थोड़ा-सा बढ़ा देंगे, 98 बन जाएगा। तो 1998 में क्या हुआ कि फिर ये कहा गया कि अच्छा ठीक है, कॉलेजियम 3 लोगों का नहीं, कॉलेजियम 5 लोगों का बनाया जाएगा, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 क्या होंगे? 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो 5 लोगों के कॉलेजियम बनाने की सिस्टम कब शुरू हुआ? 1998 में शुरू हुआ। 93 में क्या हो रहा है? 3 लोगों का, और 98 में क्या हो रहा है? 5 लोगों का। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इसलिए चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या-क्या चाहिए होते हैं। अब हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिया कैसे बनेगा। अब भाई कैसे बनेगा, तो व्यक्ति कौन बनेगा वो भी डिस्कस करते हैं। तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जितने भी हम देखिए अभी तक नियुक्तियाँ पढ़ चुके हैं, सब में ये चीज़ कॉमन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। डेफिनेट है कि भारत के नागरिक को ही बनाया जाएगा, नहीं तो दूसरा व्यक्ति यहाँ की कानून व्यवस्था की भावनाओं को कैसे समझेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में, एक या एक से अधिक न्यायालय में कम से कम 5 साल जो है वो जज रहा हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको उच्च न्यायालय वगैरह में, ठीक है, कम से कम 5 साल न्यायाधीश आप होने चाहिए। 5 साल आप न्यायाधीश रहे हों, ठीक है, आप जज रहे हों अन्य न्यायालयों में, तब आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन पाएंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर आपने किसी उच्च न्यायालय में या 1 में या 2 में या उससे भी अधिक न्यायालयों में कम से कम लगातार 10 साल आप अधिवक्ता रहे हों, या तो 10 साल आप वकील रहे हों, ठीक है, या आपने 5 साल जज का काम किया हो। इन दोनों में से अगर आप कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लाइन में हैं, ठीक है, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति के विचार में राष्ट्रपति समझता हो किसी को, ये कि विधि के बहुत बड़े जानकार हैं, विधिवेत्ता हैं,
विधि के हो यानी कि कानून को अच्छा जानकारी है इनको कानून की, तो वो भी बन सकता है, लेकिन बशर्ते वही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो रिकमेंडेशन भेजे। ठीक है, राष्ट्रपति कहे कि इसको मैं जानता हूँ, ये बड़ा अच्छा आदमी है, भाई इसका नाम रिकमेंड कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, कॉलेजियम देखेगा, अगर नाम रिकमेंड करने लायक रहेगा तो नाम रिकमेंड करेगा, फिर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर चीज़ में हमने न्यूनतम आयु पढ़ी थी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल। सब में हम न्यूनतम आयु पढ़ रहे थे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी कोई न्यूनतम आयु है? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें न्यूनतम आयु की कोई भी व्याख्या या उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होगी ये उसमें संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की बात करें, क्या न्यायाधीशों, अभी हमने कितने न्यायाधीश हैं? अभी 34 हैं। एक मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, और उसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो क्या ये इतने ही रहेंगे? केस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो केस बढ़ते जाएंगे। तो इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, हाँ इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इनिशियली बात करें तो केवल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उस समय केवल 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन समय के साथ ये बढ़ता गया। बढ़ाने का काम कौन करता है? बढ़ाने का काम करता है संसद। कौन बढ़ाता है? संसद। संसद जो है वो क्या करता है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, छोटा काम है शपथ दिलाना है संविधान के सामने। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको राज्यपाल शपथ दिला देगा। लेकिन जहां नियुक्ति करने और त्यागपत्र लेने की बात होगी तो वो काम बड़ा है। किसी को नियुक्त करना और किसी को पद से हटाना या मतलब त्यागपत्र उसका लेना वो बड़ा काम है, तो वो राष्ट्रपति करेगा, चाहे वो उच्च न्यायालय की बात की जाए या उसके नीचे उच्चतम मतलब या तो उच्च न्यायालय की बात, उच्चतम न्यायालय की बात की जाए या उसके नीचे उच्च न्यायालय की बात की जाए। मतलब केंद्र लेवल पर जो उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात की जाए या हाई कोर्ट की बात की जाए जो राज्य लेवल पर होते हैं, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको हटाने का काम यानी त्यागपत्र लेने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ये हम बता ही चुके हैं आपको। त्यागपत्र चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, दोनों अपना किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। नियुक्ति भी वही करेगा और त्यागपत्र भी वही लेगा, जो नियुक्ति करेगा वही त्यागपत्र लेगा। लेकिन जहाँ शपथ की बात आएगी, शपथ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और उच्च न्यायालय को कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि एग्जाम का टाइम भी है। ठीक है, आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए वीडियो को जल्दी से प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, 124 के तहत। अब देखिए बात कर लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? ऐसे क्या कि किसी को भी मतलब मुंह उठाया और मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटा दिया? नहीं। इसको कैसे हटाया जाएगा? चाहे उच्च न्यायालय हो और या उच्चतम न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, ठीक है, या तो आप कदाचार सिद्ध करिए कि इन्होंने सही काम नहीं किया, किसी का फेवर ले रहे हैं और ये सही काम नहीं कर रहे हैं, या असमर्थता मतलब ये सही से चला नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं काम करने में। दो चीजें करिए, या तो कदाचार कि सही से काम नहीं कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर असमर्थता कि ये चलाने योग्य नहीं है, इनके अंदर वो योग्यता नहीं है कि न्यायाधीश बन सकें, तभी उनको पद से हटाया जा सकता है। वो भी कैसे हटाएंगे आप? वो भी ऐसे मुंह उठा के नहीं हटा लेंगे। आप कैसे हटाएंगे? संसद के प्रत्येक सदन में अपनी जो कुल संसद की संख्या है उसके बहुमत तथा उपस्थित जितने लोग उपस्थित हैं उनके मतों का 2/3 बहुमत से ही आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सदन में, और राष्ट्रपति उस पर क्या करे? आदेश दे दे। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाए कि इसको हटाना है, इन जज को कदाचार सिद्ध हो जाए, असमर्थता सिद्ध हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे। हमने कहा ये नहीं तो प्रक्रिया हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लोकसभा में कोई बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति अगर साइन कर देता है तो उसको कन्फर्म माना जाता है, बिल माना जाता है। उसी तरह राष्ट्रपति इनको भी हटाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएंगे। ठीक है, अगर हम देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की बात करें कि भाई कब तक काम करेंगे, कोई तो होगा, नीचे वाली उम्र तो नहीं है। कब आएंगे? नियुक्ति की तो कोई उम्र संविधान में लिखी नहीं है, लेकिन क्या हटने की कोई उम्र लिखी है? तो हाँ, 65 साल की उम्र लिखी हुई है।
65 ईयर्स, ठीक है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें जो राज्य लेवल पे होते हैं तो उनमें 62 ईयर्स है। लेकिन अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें जो केंद्र लेवल पे है तो उसमें 65 ईयर्स है। 65 ईयर्स पे आपको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट या फिर इनके जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनके जो जज होते हैं, इनकी इनका वेतन, इनको कितने तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा? संसद करेगा। संसद क्या क्या कर रहा है? देखिए, सुविधा वाले काम कर रहा है। संसद क्या कर रहा है? पद बढ़ा रहा है, न्यायाधीशों के पद बढ़ा सकता है संसद, ठीक है। संसद उनके कार्य का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये क्षेत्र में काम करता है, चलिए आज से आपको 2 क्षेत्र और दिया जा रहा है काम का। ये कौन करेगा? संसद करेगा। संसद काम करवा रहा है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहा है, संसद संख्या बढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है पैसा देने का काम भी संसद करेगा। तो वेतन कौन देगा? संसद देगा। संसद जो है वेतन वेतन निर्धारित करेगा। देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश है और वो 65 साल की उम्र में न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होगा, वो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया, अभी 65 साल में सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो क्या सेवानिवृत्त के बाद वो किसी न्यायालय में वकालत कर सकता है, वकील बन सकता है? तो नहीं बन सकता है वकील। क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, उसका रीज़न है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रह के आया है और वो किसी उच्च न्यायालय में जाके वकालत करने लग गया, तो जाहिर सी बात है जो भी जज होगा वो उनसे जूनियर होगा। आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और आप उच्च न्यायालय में आके वकालत कर रहे हैं, तो आपके सामने तो जज बोल ही नहीं पाएगा। उसके पास आपसे, एक तरह से देखा जाए, आपसे जूनियर है, कम नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो आपके सामने तो कुछ कह ही नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें फेवर वाली भावना आ जाएगी, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के सामने वकील बनकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खड़े हो जाएं, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसमें कहीं ना कहीं उसको हेजिटेशन होगी फैसले लेने में, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मच इंटेलिजेंट है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह के आया है। तो इसीलिए मना कर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर सुप्रीम कोर्ट से आप जज के तौर पर हट गए 65 साल की उम्र में, तो आप उसके बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? वकालत नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र की बात की जा रही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु न्यायाधीशों को एड हॉक पर नियुक्ति हो सकती है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, ये शब्द याद रखिएगा, तदर्थ। कि तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं, एड हॉक मतलब एक तरह से प्राइवेट टाइप में रखना जो होता है। तदर्थ न्यायालयों जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। एडहोक पे कहाँ रखे जाते हैं? एडहोक यानी कि तदर्थ कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। और अतिरिक्त कहाँ होगा? अतिरिक्त होगा उच्च न्यायालय में, ठीक है। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त होगा, ठीक है। अगर तदर्थ की बात की जाए, तदर्थ कहाँ होगा? तदर्थ रखे जाएंगे, एडहोक पे रखे जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और अतिरिक्त रखे जाएंगे उच्च न्यायालय में। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में होती है, ठीक है। तदर्थ की बात की जाए एडहोक सुप्रीम कोर्ट, अतिरिक्त की बात की जाए उच्च न्यायालय। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ज़्यादा नहीं है, 2 स्लॉट और हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है। चलिए, टॉपिक बड़ा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में देखिए, अगर संविधान के निर्वचन की बात करें, ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं या संवैधानिक कोई डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, संविधान के निर्वचन की बात है या संविधान में कौन सी लाइन क्या कही गई है। देखिए, संविधान में किसी भी लाइन का अर्थ निकालने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। कुछ भी कहा गया, मान लीजिए आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, तो उस कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब है वो निर्धारित कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगी कि कानून के समक्ष समानता मतलब कि महिला पुरुष को समानता, ठीक है, कानून के समक्ष, या बच्चों और बूढ़ों को समानता, ठीक है, या जो भी इसका मतलब होगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 14 में जो कानून के समक्ष समानता लिखी हुई है उसका मतलब यह है कि बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को पहले आप अधिकार दीजिए, पुरुषों को बाद में दीजिए, तो उसका वही मतलब माना जाएगा। सुनने में आपको लग रहा है कानून के समक्ष समानता मतलब छोटा बड़ा, गरीब अमीर, बूढ़ा बूढ़िया, ठीक है, बच्चे और महिला और पुरुष सब बराबर हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 14 में जो लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, उसका मतलब यह है कि बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को पहले अधिकार दिया जाए, पुरुषों को बाद में दिया जाए, तो आपको मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जो है निर्वचन करेगा संविधान का, ठीक है। और ये जो संविधान का निर्वचन होता है, ये मीनिंग बनाने वाला काम है। अब ऐसा तो नहीं, अब मान लीजिए केवल संविधान के निर्वचन यानी कि किस लाइन का अर्थ क्या है, ये अधिकार अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को केवल दे दें, ठीक है,
आप पहले इसको देख लीजिए फिर देखते हैं। देखिए तो इन जो निर्वचन का काम है, ठीक है, कि संविधान का निर्वचन अर्थ क्या होगा, किस संविधान के किस लाइन का अर्थ क्या होगा, इसके मामले की अगर सुनवाई करनी होगी तो न्यायाधीशों की जो संख्या होगी, जो पीठ बैठेगी, वो 5 लोगों की होनी चाहिए कम से कम। कम से कम 5 लोगों की पीठ बैठेगी, 5 लोगों का सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठेगा, तो वो बताएगा कि संविधान के इस लाइन का ये मतलब है। अब ये देखिए यहाँ पर 5 लोगों का ही क्यों हुआ? आपने ऐसे सुना होगा सिंगल बेंच, डबल बेंच होता है। ऐसे हम लोग के नौकरी-वोकरी वाले केस होते हैं तो सिंगल बेंच में जाते हैं, फिर डबल बेंच में जाते हैं। जैसे कि अभी बीएड वाला फैसला है, ठीक है? बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी शिक्षक भर्ती से, तो फैसला डबल बेंच ने दिया सुप्रीम कोर्ट में। डबल बेंच मतलब 2 जजों वाला बेंच, सिंगल बेंच मतलब 1 जज वाला बेंच, ठीक है? लेकिन अगर कोई संविधान के निर्वचन, संविधान में क्या लिखा हुआ है, उसको बताना है, उस लाइन का मीनिंग बताना है, निर्वचन करना है, तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 न्यायाधीश मिलकर जो फैसला लेंगे, उसको उस निर्णय को माना जाएगा, ठीक है? 5 लोगों की बेंच होनी चाहिए निर्वचन की। अब ऐसा क्यों किया गया? मान लीजिए अगर केवल मुख्य न्यायाधीश के पास दिया जाता या डबल बेंच के पास दिया जाता, अब जो 2 जजों को कोई चीज़, कोई लाइन या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट मतलब संविधान की कोई चीज़ है, वो उनको लगा कि नहीं इसका मतलब ये है। उन्होंने, एक व्यक्ति ने या 2 व्यक्ति ने कोई फैसला ले लिया, अब वो पूरे देश के लिए लागू हो रहा है। हो सकता है वो सही से ना समझ पाए हों, हो सकता है वो उतना बेहतरीन फैसला ना ले पाएँ, इसलिए 5 लोगों की बेंच को कन्फर्म कर दिया गया कि कम से कम 5 लोग तो होने ही चाहिए अगर संविधान पर कोई निर्णय हो रहा है तो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हुआ भी है केशवानंदन भारती केस में 13 लोगों की बेंच थी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है। ठीक है, गोलकनाथ में 11 लोग की थी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी। कम से कम 5 लोग होने चाहिए, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 क्यों? क्योंकि 1-2 पे क्या हो सकता है, गलत डिसीजन आ सकता है, संविधान की लाइनों का गलत गलत अर्थ आ सकता है, इसलिए ज़्यादा न्यायाधीशों को इसमें इंक्लूड किया जाता है ताकि कुछ गलत अर्थ ना निकले। इसे क्या कहेंगे? संवैधानिक पीठ कहेंगे, क्योंकि संविधान का अर्थ बता रही है, इसे संवैधानिक पीठ है। देखिए आर्टिकल 129 की बात करें, अगर भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को भी किया जा सकता है, उच्च न्यायालय को भी किया जा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय को इसमें माना जाता है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है आर्टिकल 129 के तहत कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, ठीक है? तो उस निर्णय को सर्वमान्य माना जाएगा, उसको साक्ष्य की तरह, ठीक है, साक्ष्यात्मक रूप में कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अभी कहीं उच्च न्यायालय में कोई केस चल रहा है, ठीक है? और बीएड जैसा ही वो केस है, ठीक है? तो उच्च न्यायालय में क्या होगा कि कोई वकील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी ये फैसला आया है बीएड को बाहर करने का, वो वहाँ दिखा सकता है उच्च न्यायालय में कि देखिए माय लॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय ऑलरेडी फैसला दे चुका है बीएड वाले केस में ऐसे-ऐसे, तो आप भी आईटीआई वाले केस में ऐसा फैसला दे दीजिए या फिर ऐसा यहाँ होना चाहिए। माय लॉर्ड से जज से माँग कर सकता है। तो साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। उसमें उच्च न्यायालय का जज ये नहीं कह सकता कि ये तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम क्या करें, हम तो अपने मन से देंगे, नहीं। वो उसको साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको मानना पड़ेगा जज साहब को, ठीक है, कि हाँ, ये फैसला है, देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए, केंद्र सरकार अपनी बात मनवाना चाह रही है, राज्य सरकार अपनी बात मनवाना चाह रही है, तो ऐसे विवादों का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी। कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट ऐसे विवादों का फैसला करेगी और ये किसमें होता है? मूल अधिकारिता के क्षेत्र में आता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता के क्षेत्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं अनुच्छेद 134 और 132 की अगर बात की जाए, अगर 134 132 को मिलाकर पढ़ा जाए तो इसमें सब सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलात्मक क्षेत्राधिकार है उसका पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील की जा सकती है। अगर हम बात करें तो ये तो पता चलता है 132 से लेकर 136 तक। अगर इसकी जानकारी की बात करें तो 132 से लेकर 136 तक पता चलता है, ठीक है? लेकिन ये जो दो हैं 134 और 132, ये बहुत मेन है। इसमें क्या होता है, इसमें अपील क्षेत्र के बारे में, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर लिखा हुआ है। तो 132 से 136 भी एग्जाम में आएगा तो आंसर आप मार सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो 134 और 132 में हमको अपीली क्षेत्र के बारे में, अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कैसे, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है? अब देखिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अमेरिका से हमने पुनर्विचार लिया हुआ है, ठीक है, पूर्वावलोकन, किसी कोई निर्णय गलत हो गया तो उसका पुनः विचार किया जा सकता है उस पर कि ये गलत निर्णय हो गया, इसको दोबारा ठीक किया जाए। तो किसमें है? अनुच्छेद 137 में है, ठीक है? अनुच्छेद 137 में क्या, 137 में क्या है, ठीक है, पूर्वावलोकन है, रिव्यू है। रिव्यू पटिशन डाल सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय में कोई फैसला हुआ है वो गलत हो गया है, तो हम रिव्यू पटिशन डाल सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को इसको दोबारा देखना चाहिए। तो लास्ट में इसमें 7 है तो आप याद रख सकते हैं कि 7-2 हमारा ये गलत हो गया, दोबारा इसको देखो।
तो 137 में है। और अगर सुधारात्मक की बात करें तो अनुच्छेद 142 में जो है सुधारात्मक याचिका है कि कोई निर्णय अगर मतलब कुछ हो गया है तो उसको सुधार करने के लिए, ठीक है। पुनर्विचार याचिका में कि कोई निर्णय हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं गलत है कि सही है, लेकिन पुनः आप एक बार विचार करिए इस पे अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन 142 में हम क्या कह रहे हैं, सुधारात्मक याचिका डाल रहे हैं कि इसमें सुधार करिए आप, ठीक है। 137 में पुनः विचार, 142 में सुधारात्मक, ठीक है। अब देखिए न्यायिक पूर्वावलोकन की बात करें जो कि हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है, ये रहा अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कैसी प्रक्रिया है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय को अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। संविधान में क्या लिखा हुआ है ये कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो विधिक और कार्यकारी आदेश होते हैं, ठीक है, उनका संवैधानिक जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी फैसला लागू कर देगी, आज से हम आरक्षण बंद कर देंगे या आज से हम महिलाओं को फॉर्म नहीं भरने देंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी अगर नियम लागू कर दे कि इससे पुरुष खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे, हमारा पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों की घर में जलती है, महिलाएं वोटिंग तक करने जाती हैं तो पुरुषों से पूछ कर जाती हैं, ये हमारे देश की हार से सच्चाई है, ठीक है। गाँव क्षेत्रों में ऐसा होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों को खुश करने के लिए ऐसा नियम लागू कर दें कि महिलाएं जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म नहीं भर सकती हैं, इससे पुरुष खुश हो जाएं और हमको वोटिंग करवाएं फिर, ठीक है। जो पुरुष बोलेंगे वही महिलाएं करेंगी, तो पुरुष को खुश कर दो। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जो है उसमें देखेगा कहीं असंवैधानिक नहीं है। हमें सब असंवैधानिक तो नहीं है, बिल्कुल असंवैधानिक है। आर्टिकल 16 में कहा गया अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसकी जो है जांच करेगी, और अगर इसको अधिकारातीत मतलब अधिकार से अधिक पाएगी या अधिकार के बियॉन्ड पाएगी, गलत पाएगी, तो ऐसी स्थिति में इस आदेश को या इस कार्यवाही को जो है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की होगी, इसको असंवैधानिक घोषित कर देगी कि ये गलत हुआ है, असंवैधानिक है, और वो फिर नियम कानून खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। बस थोड़ा सा वीडियो और बचा हुआ है, तो वीडियो को लेट ना करते हुए ज़्यादा चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये हमारा लास्ट पेज बचा हुआ है, आप लोग इसको थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए। वीडियो लंबा है मैं जानता हूँ, लेकिन व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, टॉपिक है तो, ठीक है। अब देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और अभिभावक है। जाहिर सी बात है, संविधान में कहाँ क्या लिखा है, कैसे नहीं लिखा है, मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत उच्च न्यायालय में सब मतलब बचाता है लोगों को। तो ये अभिभावक तो होगा ही, संविधान का रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, संरक्षक है, अभिभावक है, ठीक है। अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत इसको क्या कहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बाबा अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और उच्च न्यायालय में, ये तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 से हो गया, और उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पर होते हैं उसमें अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है। अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन हो रहा है तो 5 प्रकार की रिट हम लोग डाल सकते हैं। 5 प्रकार की रिट है, हम लोग पूरा डिटेल में रिट को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो किसके तहत है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत है, ठीक है। पुरानी वीडियोज में आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसका प्रवर्तन का अधिकार है। देश के किसी उच्च न्यायालय में कोई केस चल रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे अन्य न्यायालय में भेज सकती है। अगर कोई केस है, मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट इलाहाबाद, तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको पटना में जो बिहार हाई कोर्ट है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट है, वहां भेज सकती है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे और आधारिक संरचना के सिद्धांत को न्यायिक व्याख्या व्याख्या है। मतलब देखिए, मौलिक जो ढांचा है भारतीय संविधान का, ठीक है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वो उसका सिद्धांत क्या है, उसका सिद्धांत है न्यायिक व्याख्या, ठीक है। संविधान का बेस क्या है, न्याय देना, न्याय करना, ठीक है। विधिक जो चीजें हैं वही जो है भारतीय संविधान का बेस है। अगर कोई पूछ दे भारत का मौलिक, जो संविधान का मौलिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो संविधान को बनाया ही इसलिए गया ताकि लोगों को न्याय दिया जा सके, तो न्यायिक व्याख्या है, ठीक है। अगर हम बात करें मौलिक, अब मौलिक ढांचे की बात हुई है, तो केशवानंदन भारती केस जो 1973 में हुआ, जिसमें कि 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, उसमें क्या हुआ, मौलिक जो ढांचा है उसके बारे में बताया गया है। हम लोग ये भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आपको हमने पढ़ाया था, गोलकनाथ में हुआ था 1967 में, उसमें कहा गया कि मौलिक स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद आपका 73 में हुआ था केशवानंदन भारती, फिर मिनर्वा मिल्स हुआ था 80 में, इसमें कहा गया कि उद्देशिका जो है पार्ट है भारतीय संविधान का, और उसमें परिवर्तन हो सकता है, बस मौलिक स्ट्रक्चर जो है आपके बेसिक स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस ना हो। आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको,
ठीक है, 13 लोगों की पीठ बैठी थी। देखिए फिर अनुच्छेद 143 की बात करते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ ले रहे हैं, हम लोग पहले भी इसको राष्ट्रपति में डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 143 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि अगर कोई विधिक जानकारी चाहिए हो, ठीक है, राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि विधि का बहुत जानकार व्यक्ति हो। अभी जैसे मान लीजिए इस समय राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनको वो विधि की तो बहुत जानकार है नहीं। अगर उनके पास कोई ऐसा केंद्र सरकार में लोकसभा या राज्यसभा से बिल पास होके आता है साइन करने के लिए और उनको ऐसा लगता है कि असंवैधानिक है, गलत है, सही नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो क्या कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है, उनके पास उन्होंने लेटर भेज दिया द्रौपदी मुर्मू जी ने कि भैया केंद्र सरकार में मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से बिल पेश वो करके भेजा है, बिल पास करके भेजा है मेरे सिग्नेचर के लिए, इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं को नौकरी का फॉर्म मत भरने दो, क्या ये सही है कि गलत है? तो जो डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बताएंगे कि नहीं ये गलत है, तो असंवैधानिक, इसको मत आप साइन करिए। तो उनका मन फिर उसके बाद राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति चाहें तो साइन कर भी सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं, केवल परामर्श देने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। उम्मीद है अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस वीडियो अपनी खत्म होने के कगार पर है। देखिए इंदिरा साहनी केस काफ़ी पूछा जाता है। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यानी कि ओबीसी समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में भी इसको कहा गया। ठीक है, व्यवस्था तो की गई मंडल कमीशन के तहत। ठीक है, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन इंदिरा साहनी केस इससे संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। देखिए एक बहुत जरूरी चीज की बात कर लेते हैं हम, जनहित याचिका पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसको जनहित याचिका भी कहा जाता है। जनहित याचिका मतलब जन माने जनता, उनके हित में कोई याचिका डाली जाए। ठीक है, जनता गरीब है, पैसा नहीं उनके पास सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में केस लड़ सके, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कोई बात नहीं है, कोई भी वकील, ठीक है, अगर चाहे तो अपने इंटरेस्ट पे वो देखे कि भाई जनता के लिए हम क्या करना चाहते हैं, मैं जनता की कैसे मदद कर सकता हूँ, तो कोई भी वकील जनहित याचिका डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उसको फिर सरकारी वकील या अन्य वकील मिलकर उसका केस लड़ेंगे। अगर जनता से जुड़ी हुई कोई जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है और जनता उस पर अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही है पैसे की वजह से या जो भी कारण हो, या उनके पास उतने संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया जनहित याचिका? समाज के भलाई की बात है। भलाई हम लोग कहाँ से लिए हैं? ज़्यादातर अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो अमेरिका से लिया गया है जनहित याचिका। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत की अगर बात की जाए तो न्यायाधीश पी एन भगवती जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, न्यायाधीश पी एन भगवती के समय में इसकी शुरुआत हुई। जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? न्यायाधीश पी एन भगवती के समय में हुई। लेकिन जनहित याचिका की अगर माता या जननी पूछा जाए तो पुष्पा कंपिल हिंगोरानी को कहा जाता है। ठीक है, किसको? पुष्पा कंपिल हिंगोरानी को जनहित याचिका की माता कहा जाता है। ठीक है, और शुरुआत किसके समय में हुई थी? पी एन भगवती के समय में, यानी पी एन भगवती को हम जनक कह सकते हैं इसका, पीआईएल का, जनहित याचिका का, और माता किसको कह सकते हैं? पुष्पा कंपिल हीरो हिंगोरानी को। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो भगवती को टिक करिएगा आप, क्योंकि इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका डाल सकते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर कोई राज्य के लेवल की भलाई की चीज़ है, राज्य के लोगों की भलाई की चीज़ है, उच्च न्यायालय में डाल दीजिए। पूरे भारत के भलाई की चीज़ कोई है, उच्चतम न्यायालय में डाल दीजिए जनहित याचिका। अमेरिका से ली गई, हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जनहित याचिका क्या है? न्यायिक सक्रियता है। न्याय में हम कितने सक्रिय हैं, ठीक है, न्याय में हम लोगों को सक्रियता रख के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उससे संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता, हमारी न्यायिक सक्रियता को दिखाता है ना, कि लोगों की भलाई के लिए वकील ने जनहित याचिका डाल दी, पीआईएल डाल दी। अगर पीआईएल के बारे में आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों को एक मूवी सजेस्ट कर रहा हूँ, जॉली एलएलबी, देखिएगा, उसमें ऐसे ही पीआईएल के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 348 की बात करें, 348, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो 348 है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? वो भाषा से संबंधित है, कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। जब संविधान बना तो ऐसा लिखा गया। कितने दिनों के लिए किया जाएगा? 15 साल के लिए प्रावधान था, कि 15 साल बाद, अभी तो अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजों के समय अंग्रेजी चल रही थी, और अगर अंग्रेज जैसे गए वैसे ही अगर सारा हम हिंदी में या अन्य भाषाओं में कर देते तो दिक्कत होती, जितने केस पेंडिंग थे और सारी चीजें थी उनमें दिक्कत होती। तो ये कहा गया कि 15 साल तक केवल अंग्रेजी भाषा चलेगी, उसके बाद हम संसाधन ऐसे बनाएंगे कि हिंदी में और अन्य भाषाओं में कोटे चला करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज देश आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, फिर भी हमारे देश में अभी तक वो व्यवस्था नहीं बन पाई कि अन्य भाषाएं इस्तेमाल की जाएं कोर्टों में। आज भी अंग्रेजी भाषा प्राइमरी लैंग्वेज बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात कर लें सबसे बड़ी आज तक पीठ कौन सी बनी है, ठीक है, न्यायिक पीठ,
संवैधानिक पीठ जिसमें संविधान का निर्वचन किया गया हो। तो केशवानंदन भारती केस हम लोग पढ़ ही चुके हैं। केशवानंदन भारती केस कब हुआ था? ठीक है, ये 1973 में हुआ था। ठीक है, 13 जजों की पीठ बनी थी, सबसे बड़ी पीठ आज तक बनी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी पीठ है वो 11 लोगों की बनी थी गोलकनाथ में। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। ठीक है, ये मौलिक स्ट्रक्चर से संबंधित है संविधान के। और इस प्रकार हमारा पूरा संविधान जो सुप्रीम कोर्ट का वीडियो है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा प्यारे प्यारे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाया। और वीडियो के अंत में मैंने बहुत सारे अब क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को जो मैं अभी आपके सामने आएंगे इनको सभी को स्किप कर करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और फिर मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।